है कि आप क्यूरियोसिटी में दूसरा तीसरा पहला पढ़ जाते हैं कि देखिए ये बात क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहा है गाड़ी। तो दैट इज राइटिंग स्किल। तो सबकी कॉपियां सेम है, सिलेबस सबको मालूम है, सभी लोग तैयारी की है उन्हीं किताबों से, उन्हीं कोचिंग के नोट से। तो जो फर्क पैदा करता है वो फर्क पैदा करता है कि एग्जामिनेशन में जो आप लिख करके आ रहे हैं 250 वर्ड में, 300 वर्ड में, 500 वर्ड में, या ऐसे ऐसे भी है, ऐसे है, तो वो ऐसे राइटिंग आपकी एकदम डिफरेंट होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए, इसके लिए आपको तरह तरह की चीजों को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ बंध के मत पढ़ो। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ बंध के मत पढ़ो। मैं इनसे कह रहा था कि मेरी सफलता का एक राज था कि, और इनकी भी था, कि हम लोग शुरू से, मतलब ठीक है बैकग्राउंड कैसा भी था, ये भी दुनिया भर की नॉवेल्स और किताबें और उल्टी सीधी चीज पढ़ते रहे, और मैं भी वो चीजें पढ़ता रहा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में सेंटेंस फॉर्मेशन, आपकी शब्दावली को मजबूत करता गया, सेंटेंस फॉर्मेशन को मजबूत, और एक्सप्रेशन की पावर को मजबूत करता चला गया। तो फिर जब आप लिख रहे हैं तो वो मामला हिट है, यूपीएससी में चलेगा वो। तो उसके लिए आप लोग पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। मैं इनसे कह रहा था कि एक जो चीज जिसको मैंने छोटी सी आदत जिससे मुझे लगता है कि डिफरेंस पैदा हुआ, मैं क्लास 4th से और आज दिन तक डेली अखबार, तो बाद वाला तो छोड़ दो, लेकिन क्लास 4th से सेलेक्ट होने के दिन तक जिस चीज ने मुझे बनाने में बहुत ज्यादा रोल किया वो उस न्यूज पेपर, और डेली। अब शुरू में तो ज्यादा समझ में नहीं आता था, तो स्पोर्ट्स पढ़ता था, बाद में थोड़ा और समझ में आने लगा, फिर और समझ में, पूरा अखबार देख लीजिए। वो उससे क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन आपके लेसन में नोट में जाती रहती, चीजें जाती रहती। तो आप उन चीजों को पढ़िए, उन चीजों को देखिए, और उससे अपने राइटिंग स्किल को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप ये मानिए कि कोई भी चीज गोपनीय नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हैं। सारा डिफरेंस होगा कि लिख कौन कैसे, डिफरेंट रेफरेंसेस के। ये सर जब पढ़ा रहे हैं तो पूरे क्लास को एक ही चीज तो पढ़ा रहे हैं, किसी को अलग से तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वो लिख कैसे कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, ये मेन चीज है जो सफल और असफल के बीच का अंतर है। एक चीज। दूसरी चीज, मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे कुछ साथी असफल क्यों हुए, जिसका हम लोगों को बड़ा दुख भी है। क्योंकि हमें ये गिल्ट फील, मतलब दुख है कि वो हमसे ज्यादा मेहनती है, तो वो क्यों नहीं सफल हुए। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा कारण जो मैं मानता हूं कि प्रेशर हैंडल करने की क्षमता, कि आपको सब कुछ आता है लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले से आप इतना परेशान हैं कि आपके पेट में बटरफ्लाई हो गए, आपके पसीने आ रहे, और वहां जाते जाते तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं आप किस युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। और एक्चुअली जानने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद, अब जब वहां पे परफॉर्म करना है तो आप चूक जा रहे हैं, अच्छा नहीं लिख पा रहे, ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो वो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। प्रेशर हैंडल करने का एक ही तरीका है, इसको सारे को प्रेशर मानूंगा। बड़े से बड़े बैट्समैन को, इसको मैं क्रेजी स्पोर्ट्स लवर, खास तौर से क्रिकेट। इसमें क्यों पार्टी बता रहा मैं जब लवर, ठीक है। लेकिन बहुत हाई प्रेशर मैच है, तो उसमें मैंने अनेकों बार स्टार परफॉर्मर सचिन तेंदुलकर को, रोहित शर्मा को, इनको इतना खराब खेलते देखा हुआ है कि वैसा कोई क्लब और यूनिवर्सिटी लेवल का लड़का वो शॉट नहीं खेला। तो क्या उसको आता नहीं था क्या? लेकिन उस पर्टिकुलर डे वो उस मैच के प्रेशर या 1.25 लाख लोगों के क्राउड के प्रेशर को नहीं झेल पाया, और फिर उसका परिणाम देख लो, वो मैच। और ये तो आपको अपना प्रेशर, इस एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। प्रेशर बहुत तरीके से आता है। एक तो खुद आप अपने सपने को अपने से बड़ा, सपना देखना जरूरी है, लेकिन सपने को अपने से बड़ा नहीं बनाना है। तो कई बार हम अपने सपने को अपने से बड़ा बना लेते हैं। सपना अपने से बड़ा नहीं हो सकता। सपना मेरा पार्ट है, सपना मैं नहीं हूं, मैं तो कुछ और। सपना आपका एक पार्ट है, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। तो ये है कि प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। तीसरी चीज है, इसी से रिलेटेड भयंकर समस्या आ रही है कि लोग स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे। दोनों
अलग अलग चीजें हैं। प्रेशर एक दिन आता है जिस दिन आप समझना इसकी बारीकी को, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इस बात को समझना बहुत सोचा है कि अपने जो मेरे ज्यादा काबिल लोग थे, आपसे काबिल तो कोई नहीं था, उनका हुआ क्यों, इनका तो मतलब जिसको कहते हैं ना बॉन्ड, 4 किताब पढ़ करके और इनकी राइटिंग स्किल में बताता मैं जो कुछ भी इनके नोट्स की वजह से। कठिन से कठिन किताब, सीरियस बात सुनो, कठिन से कठिन किताब ऐसे ऑथर्स की जो कि अब मार्केट में नहीं है, कहीं से ले आएंगे, रात भर में पढ़ेंगे, पूरी किताब पढ़ेंगे, पढ़ते समय नोट्स नहीं बनाए। ये एक हमेशा ध्यान, कभी भी जब किसी चैप्टर को पढ़ो तो उस समय नोट्स मत बनाना, क्योंकि वो कट पेस्ट है। आप अच्छा अच्छा पैराग्राफ लिखते चले जाओ, वहाँ समझ आपके अप्लाई। पूरी किताब पढ़ के रख देंगे और उसके बाद में इनके अंदर वो कला है कि अब आप उसको 50 शब्दों में उस किताब को लिखवा लो, 500 शब्दों में लिखवा लो, 5000 शब्दों में लिखवा लो, और उस किताब से दुगनी मोटी में लिखवाना तो उतनी मोटी। बहुत दिक्कत रहा होगा, कुछ इन्होंने एक्वायर की वो स्किल, तो दैट इज द राइटिंग स्किल, जिसकी वजह से ये हुआ। प्रेशर और स्ट्रेस दो अलग चीज है। प्रेशर है एकदम से मौके पे आता है, कल एग्जाम है या एग्जामिनेशन हॉल में घुसते ही हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, ये हम इंसान, और ये प्रेशर बहुत बड़ा है। तो एक तो प्रेशर को हैंडल करना, ये आपको देखना पड़ेगा कैसे हैंडल करें। जो आदमी प्रेशर में आएगा तो 6 महीने की, साल भर की पूरी पढ़ाई को बिगाड़ देगा। 6 महीने की मेहनत तो 3 घंटे। इंजीनियरिंग के लड़के, मैं अपने घर में देखता हूँ, मेरे भतीजे सब कुछ दे रहा था, IIT मैंने छोटे इनसे बड़े वाले भाई का बेटा, क्या हुआ काका मैं घबरा गया, होता है। तो आप, और वो तब होता है जो मैंने एनालिसिस किया, जब प्रेशर इस बात का अपने दिमाग में भर लो कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं या मैं ये चाहता, तो ड्रीम को बहुत बड़ा कर, तो ड्रीम को अपने से बड़ा मत करो। थर्ड चीज इज स्ट्रेस। स्ट्रेस पे मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस क्या है, ये धीरे धीरे परसिस्ट करना शुरू करता है और ये थोड़ा लंबा चलता है, ये आपकी परफॉर्मेंस को कम करता है। अभी कल हम लोग घूम रहे थे अपनी यादों की गलियों में, तो एक दुकान हुआ करती थी ज्ञान भारती, जिससे हम लोग किताब खरीदते थे। तो हम लोग उधर चक्कर काटते काटते आए यूनिवर्सिटी रोड से, तो वो यहीं दिख गई, अब यहाँ खुल गई है, शायद आप में से काफी लोग जानते होंगे शायद। तो गए तो शाम के 7 बजे दुकान पे एक भी आदमी नहीं। पूछा हमने कहा यार, मुझे लगा क्या हो गया, कोई नई दुकान हिट हो गई, इसकी दुकान खराब बर्बाद हो गया, ये तो अपने मिलने वाला था। तो कहे नहीं सर, आज बिहार का PCS है और फिर UP PCS का कोई एग्जाम है, तो सारे लड़के दुबक गए। अब ये लड़का गलत काम, एग्जाम के 24 घंटे पढ़ रहे, पहले अगर पढ़ रहे हो तो फिर इसका मतलब तुम स्ट्रेस हैंडल नहीं कर। कम से कम मैंने इंश्योर किया और इन्होंने कि हम 24-36 घंटे पहले तो पढ़ना बंद, कोई सिनेमा देखना, चलो सिनेमा देख के आते। अब जब अब तक पढ़ने का नहीं उखड़ेगा तो अब 24 घंटे लास्ट मिनट पे टालने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक बार निकलना है। तो जब आप उस पढ़े लिखे के बोझ से बाहर आओगे तो आपका दिमाग फर्टाइल होकर सोचेगा और फिर बहुत अच्छे से, क्योंकि भूल तो कोई इंसान सकता नहीं, उसको बहुत अच्छे से लिखेगा। अदरवाइज एक बार और रट लूँ, एक बार और रट लूँ, तो आप रटा हुआ लिख के आओगे, फिर नुकसान। तो आपको अपने स्ट्रेस को हैंडल करना है, इसको करिए। स्ट्रेस हैंडल करने का और तरीका सबका अपना अलग अलग होगा। आई एम श्योर कि दृष्टि में बताया जाता होगा। एक तरीका बहुत कारगर है, वो मैं बताऊँ, फिर बात खत्म करूँगी। वो है दोस्त बनाइए ज्यादा से। और कोई तरीका नहीं। और ईमानदारी वाली दोस्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है वो आया तो नोट्स को जो है तकिए के नीचे से ये नहीं ले जाएगा, बात नोट्स से कुछ नहीं होता। मैंने देखा ये चीज। बढ़िया वाले दोस्त बनाइए, डेली शाम को 1 घंटा मी टाइम रखिए और उन दोस्तों के साथ बिताइए।
पता है एक बार हैप्पीनेस में सर्वे हुआ था अभी 5-7 साल पहले, दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा हैप्पी नंबर 1 पे क्या चीज आई थी? 37% लोगों का ये कहना, बड़ा सैंपल साइज बहुत बड़ा था उस सर्वे का, लाखों लोगों से अक्रॉस द कंट्री बात की गई थी। तो है नंबर 1 जो चीज आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देती है, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, ये कुछ नहीं, नौकरी, सनक, दोस्तों के साथ समय। और नंबर 2 पे क्या है? म्यूजिक। तो अब इन दोनों को मिला लो आप लोग अपने जीवन में, तो स्ट्रेस काफी हद तक मैनेज हो जाएगा। कल मैं रात को अपने छोटे से भतीजे, जितेंद्र जी का बेटा है छोटा सा, तो उसको मैं बता रहा था कि तूने अब तक म्यूजिक क्यों नहीं सीखना शुरू। और हम दोनों उसकी क्लास ले रहे थे। फंडा म्यूजिक उसको कोई गवैया थोड़ी बना है। मुद्दा ये है कि वो अभी 12-13 साल का लड़का है, उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली अपने आप होने वाली है। जिस तरीके से इन्वायरमेंट में चीजें बड़ी हो रही हैं या बढ़ रही हैं, तो वो स्ट्रेस तभी हैंडल कर पाएगा जब उसका म्यूजिक से कोई लगाव, म्यूजिक को जानता होगा, समझता होगा, अकेले बजा ले, दुकेले बजा ले, तो स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज स्ट्रेस डिप्रेशन और फिर अंत में वो ड्रीम को चकनाचूर करेगा। तो आप बढ़िया वाले दोस्त बताइए, शाम को 1 घंटा जरूर उनको दीजिए, पढ़ाई लिखाई बंद, और उनके कमरे में जाइए या उनको बुलाइए। वो कह रहे हैं कि साहब हम तो 24 घंटा उम्मीद देते हैं। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो ये चीजें कुछ इंस्टेंट में पॉइंट अपने थॉट्स लाने की जितनी कोशिश कर रहा था, तो उसको आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था ये चीजें। एक लास्ट पॉइंट जो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी नहीं समझ में आता, कहीं नहीं बताया जाएगा, वो अचानक तो उसको नौकरी में आने के बाद पता चलता है कि अरे यार किसी ने हमको बताया होता तो शायद ये नुकसान नहीं होता। इलाहाबाद में बीमारी है कि आजकल कितने अटेंडेंट मिलते हैं, और अपर एज लिमिटेड और जनरल का 6 और अपर एज लिमिट क्या है? 32। तो एक यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे सामने सवाल सीनियर्स करते हैं, मेरे और सिविल नहीं सर, क्यों? कंपल्सरी कब से शुरू? तो कंपल्सरी का मतलब ये होता था कि जो से हमारे समय में अपर एज लिमिट हुआ था 28, और अटेम्प्ट 3 से बढ़कर 4 उससे। हाँ, अगले साल ही होगी थी 28 और 4 अटेम्प्ट। तो इसका मतलब है कि हम 24वें साल से देना शुरू करें और प्रौढ़ हो जाए। और यार जो काम तुम 21 साल में कर सकते हो ना, वही वो अगर तुम 24 साल में कर सकते हो तो 21 साल में कर सकते हो। तो मेरी एक सिंसियर एडवाइस है, जिस दिन आपकी सिविल सर्विसेज देने की उम्र हो जाए तो आप पहले बुलेट फायर कर दीजिए, निशाने पे लगे चाहिए। दूसरे आप सोच नहीं सकते हैं कि ये चीज इतना डिफरेंस पैदा करती है बाद में कि कोई लड़का 21 साल में सेलेक्ट हुआ है और कोई लड़का 28 साल में 26 साल में सेलेक्ट हुआ है। बात की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो बताने वाली से ये इतना बड़ा डिफरेंस पैदा करती है कि वहां सब कुछ सीनियरिटी से चलता है। IAS और IPS या कहीं भी नौकरी में सब कुछ सीनियरिटी से चलता है। अगर आपकी लेट एंट्री हुई है तो आप अगर इसी जॉब में है तो इस जॉब के जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप उससे पहले रिटायर कर जाएंगे। हिंदुस्तान का कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है, वो हमेशा देखेगा 21 साढ़े 21 साल वाला लड़का जो कि दूसरा कोई बन नहीं सकता। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे एक बैच, हमारे काडर के एक संजय मल्होत्रा है जी हैं, 89 बैच के 21 साल में, अभी भारत सरकार ने उनको RBI का गवर्नर बनाया। तो अगर एज आपके पास है तो आप जैसे पुलिस में स्टेट का DGP, उसके बाद में देयर आर सर्टेन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, CBI का डायरेक्टर, BSF का डायरेक्टर,
डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, ये सब वही लड़के बनते हैं जो 21 या मैक्सिमम 22 तक सेलेक्ट, 24-25 में सेलेक्ट हुए हो तो नहीं बन सकते। और मैं ये मानता हूं कि जो 24-25 में सेलेक्ट हो सकता है वो 21 में भी सेलेक्ट। अच्छा, एक और फायदा है इसमें, आपने 21 से देना शुरू किया, अटेंडेंस नहीं होना है तो वो भी आपको जल्दी पता चल गया ना। अगर नहीं होना है तो वो भी आपको जल्दी पता चल गया। जैसा इन्होंने कहा ये जिंदगी का अंत नहीं है, तो वो जिंदगी का अंत नहीं है तो फिर इतना लेट क्यों पता चला? तो एकदम 21 साल की उम्र जैसे ही हो, उसके बाद में कोई भी परिस्थितियां हो, ग्रेजुएट आप हो चुके होते हैं लेकिन आप लोग अब अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा हो गए, आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए सिविल सर्विसेज देना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये अंत नहीं है बॉस। सेलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें आपकी योग्यता से ज्यादा ये कंपटीशन है। 1000 ही लोगों को पूरे हिंदुस्तान से सेलेक्ट होना है और 1000 तो इसी कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और कोई चेन्नई में तैयारी कर रहा है, कोई हैदराबाद में कर रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली पूरा भरा पड़ा है, ठीक है ना। इतने लोग इतनी जगहों से तैयारी कर रहे हैं। और हमारा जमाना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि हमारे समय की तो एक्चुअली स्थिति थी कि मतलब हम अपन बात करते थे कि ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या ठेला लगाएंगे या भीख मांगेंगे। अब वो स्थिति नहीं, अब करियर के इतने ऑप्शंस हैं। ग्रोइंग इकोनॉमी होने के नाते प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में, या खुद का अपना या खुद का करना, नए नए लड़के पता नहीं स्टार्टअप या अपने टैलेंट से भगवान जाने क्या क्या कर आपके अंदर की। और उस समय ये पढ़ाई लिखाई बड़ा काम है, भले ये कभी बर्बाद नहीं जाएगी, ये आपको बहुत बेहतर इंसान, बेहतर समझ वाला जीव तो बना के छोड़ती है। नौकरी दिला पाए चाहे नहीं दिला पाए, आप बाकियों से अलग हो जाते हैं। जिसने 3-4 बार सिविल सर्विसेज दिया है और सेलेक्ट नहीं हुआ है उसमें, और जिन्होंने कभी नहीं दिया है, एक डिस्टिंक्ट फर्क देखने में लगता है। तो उसकी चाल में फर्क है, वो मतलब वो समझता है, चीज़ें समझता है। तो वो नॉलेज तो आप लोगों के अंदर आई नहीं, अपलोड हुई नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं, प्लान भी हमेशा साथ ले करके चलें कि अगर ये हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, ये नहीं होगा तो हमारा प्लान बी क्या होगा। तो वो लेकर के दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यूथ हैं, यंग हैं, आजकल पता नहीं क्या क्या है, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें आप लोगों को आई एम श्योर कि लोग भी कुछ कराते होंगे आपके यहाँ पे। तो ये कुछ बातें इंस्टेंट मेरे दिमाग में आई थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। और मैं एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से पीछे झाजी खड़ा है, मुस्कुरा रहे हैं आप, तो दृष्टि का भी धन्यवाद दूंगा। इनसे बात हो रही थी कि मतलब कि ठीक है, जो बेस्ट हो सकता है, हम लोगों समय तो ये सब था भी। तो अब ये जिस तरीके से चीज़ें मतलब हम मटेरियल के लिए भटकते थे, ये सारा कोर्स मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मेंटरिंग, ये वो, तो आपका काम बहुत आसान है। दोनों एक है कि खुद सीखना, एक है कि आपके साथ एक्सपर्ट की टीम आपकी मदद कर। तो अब ये आपके ऊपर है कि वो आपको सही है। हर साल कुछ लड़के सेलेक्ट होते होंगे, उनकी सक्सेस स्टोरीज रहती होंगी, वो सक्सेस स्टोरीज आप लोगों से शेयर होती होंगी, तो आपको पता है कि कैसे, ये कोई बहुत सीक्रेट चीज़ नहीं कि कैसे इस चीज़ को हासिल किया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में आप लोग इस काम को कर रहे हो, इस सपने को आप लोग आगे बढ़ा रहे हो, इस दिशा में मेहनत कर रहे हो। ये सारी चीज़ें कि बहुत मेहनत करना, ये सब ऑलरेडी बहुत बेसिक बातें हैं, वो आप लोग कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें मेरी ओर से थी जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था। और सबसे अंत में फिर एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इंटरेक्ट करते, आप लोगों से बात करते और आप लोगों के बीच में आकर के, जिसको कहते हैं ना वापस से अपने स्टूडेंट लाइफ के दिन, यूथफुलनेस के दिन, जवानी के दिन, वो सारी चीज़ें हम आज आपको कितना फायदा हुआ नहीं पता हमें। थैंक यू सो मच। इस चीज का निवारण सर कैसे करें? सबसे पहला प्रश्न सर मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये है सर कि सर चीजें तथ्य बहुत जल्दी सर संग्रहित नहीं होती है सर हमारे चित्र में सर, तो इसका सर निवारण कैसे करें सर?
आपके सवाल का आधा जवाब मैं दे दूंगा, आधा ये बीन्स आप देंगे। चीजें दिमाग में संग्रहित क्यों नहीं हो पाती, ये इनका विषय है, ये बताइए। आधा मैं बता देता हूँ कि आपने कहा कि साहब बहुत दीर्घ काल तक पठन पाठन नहीं हो पाता। What do you mean by दीर्घ काल? बच्चे दिमाग में दीर्घ काल मतलब क्या चल रहा है, कितना पढ़ना पड़ता है? मतलब सर ज़्यादा मैक्सिमम सर 2 घंटे से सर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता हूँ सर। मतलब एक सेकंड ये पूरी दुनिया में, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? सर देवेश पांडे। देवेश, पूरी दुनिया में रिसर्च स्टैब्लिश कर चुकी है, और हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंगों में हमारी ये समस्या है और खुद हमारे साथ समस्या है कि फोकस अटेंशन का जो स्पैन है वो कभी भी 35-40 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। ऑलवेज एडवाइज कि 45 मिनट, आपको ध्यान है कि पूरी दुनिया में 45 मिनट के क्लासरूम क्यों बने हुए हैं? मतलब जब बचपन में पढ़ते तो एक पीरियड 45 मिनट का क्यों होता है? क्योंकि उससे ज़्यादा देर तक हम अटेंशन नहीं कर सकते हैं। तो आप ब्रेक लो। एक चीज़ है, गूगल करना पोमोडोरो थियरी, तो रीड दैट। उसमें यह है कि एक बार में 55 मिनट पढ़ो, एक साइकिल 55 मिनट चलाओ, वो मैं करता हूँ। उस समय मैं अपना मोबाइल दूर रख देता हूँ। 55 मिनट पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 55 मिनट को पढ़ो, फिर 15 मिनट का ब्रेक लो। तो इस तरीके से अगर 4 साइकिल करते हो सुबह और 4 साइकिल शाम को, मतलब फिर वो पता नहीं आप क्या, और ये ज़्यादा नहीं, 55 मिनट इंटू 4 सुबह, 55 मिनट इंटू 4 शाम। सिविल सर्विसेज इसके बियॉन्ड नहीं सर। लेकिन सर ऐसा लगता है सर आत्मग्लानि भी होती है कि आज कुछ हो नहीं पाया सर, पढ़ने के नहीं, आत्मग्लानि नहीं होती, इस बात पे आत्मग्लानि नहीं लगता है सर कि आज कुछ पढ़ा नहीं सर, ऐसा लगता है सर। नहीं, आप ऐसा है कि घड़ी देख करके अगर अपने को बेनिफिट करना शुरू करोगे, हंसी में किस तरीके की समस्या आती है। आप घड़ी देख करके अगर बेटा पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी कि मैं 2 घंटे मुद्दा घड़ी देख करके नहीं, मुद्दा तो कोचिंग से या कहीं से सिलेबस बताया गया कि आज इस टॉपिक को मुझे 1 दिन या 3 दिन कितना टाइम रिक्वायर्ड, उसको मुझे करना है। और आपको ग्लानी जैसी कोई चीज, आप क्राइम नहीं कर रहे हो अगर समझ में नहीं आ रहा है। किसी को एक बार में समझ में आता कि मैंने एक आपको बात बताई, इनके अंदर कोई स्किल थी वो मेरे अंदर नहीं है। मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था कि किसी भी किताब को एक रीडिंग में पढ़ के और उसको जैसे चाहे वैसे लिख सकते थे, 1.5 पेज में भी और 100 पेज में भी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह, मुझे कई बार पढ़ना पड़ता था, तब मेरे दिमाग में एक कोई पिक्चर सी बन पाती, पर ग्लानि नहीं होती। क्योंकि ठीक है, हर आदमी की बनावट है, लेकिन आप उसको सिस्टमेटाइज करो, जितनी देर पढ़ो, फोकस होकर पढ़ो, और कभी भी फोकस स्पेन 45 से 55 मिनट ज़्यादा नहीं। 55 मिनट के बाद एक ब्रेक लो, जहाँ भी पढ़ लो वहाँ से 10-5 मिनट टहलो, घूमो, दाएं बाएं देखो, और फिर आकर के फिर सर आई होप आई आंसर्ड। जी सर। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जी सर। आनंद ने वैसे बताया था थोड़ा करेक्शन के साथ। सो पढ़ते तो सब कोई हैं, और हर आदमी का जो तरीका है उसको ग्रास्प करने का अलग अलग होता है, और कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है जो आदमी करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि मैं एक बार पढ़ता था तो मुझे सब समझ में आ जाता था। तो मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ, आज भी मैं PhD कर रहा था तो सिविल सर्विस से बहुत ज़्यादा पढ़ना होता था, 300 किताबें, 600 पेपर, ये सारी चीज़ें। तो मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ कि एक तो धीरे धीरे पढ़ने के साथ वो रीडिंग स्पीड डेवलप हो जाती है।
मुझे 30 पेज का पेपर पढ़ना हो तो 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट में पढ़ लूँगा मैं। एक तो स्पीड डेवलप हो जाती है, दूसरा ये कि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, सबके लिए है, रटो मत, पहले तो पढ़ लो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद रख दो, सोच। सो थॉटफुलनेस इज इम्पोर्टेंट। अब उसको थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट टाइम दो और सोचो उसको कि आपने क्या पढ़ा है। आपका थॉट प्रोसेस ब्रेक होने लगेगा कि आपने वो याद नहीं, जाके फिर से चेक करो, 1 बार 2 बार 3 बार, शॉर्ट स्पैन के लिए कीप थिंकिंग, जब तक कि पूरी स्टोरी कंप्लीट, पूरा थॉटफुलनेस, उस जो चीज़ पढ़ा पूरा ना हो गया। एक तो ये है, पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया पूरा हो गया, नहीं, पढ़ने के बाद बंद करो और सोचो उसको। मैं सोचता भी था, ऐसे सोच लिया, फिर मैं क्या करता था, अपने वर्ड्स में उसको लिखता था, बिना देखे हुए उस चीज चैप्टर अपने वर्ड्स में लिख डालता था, लिख करके पढ़ता था। अगर अच्छा आपको लगता है तो इसके मतलब आपका ठीक है, नहीं लगता तो फिर से दोबारा एक्सरसाइज करिए, दोबारा लिखिए उसको, और बहुत सिंपल वर्ड में लिखिए, जितना कि एब्सोल्यूट सिंपल, कि हाँ पूरी तरह आपकी समझ में आया जो उसको आपने लिख लिया। और कभी कभी क्या होता था कि मैं अकेले हूँ तो बोलता भी था कि मैंने कोई चीज़, कोई थियरी पढ़ी और कुछ पढ़ा, उसको लिखा, मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और उसको फिर बोला भी मैंने अकेले रह गए। तो वो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर आप कर लेंगे तो आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो आपका स्ट्रगल है ना, उससे भी आपको मदद मिलेगी। तो जस्ट सिंपल एक्सरसाइज आप पढ़ लीजिए, पढ़ करके सोचिए, थोड़ी देर तक सोचिए उसके बाद, और फिर अपने आप से लिखिए। तो जो राइटिंग स्किल है, हमारी प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, राइटिंग स्किल बहुत खराब होती है। तो राइटिंग स्किल कैसे बनाए, तरीका, बिना एक्सरसाइज से कुछ नहीं होने वाला, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए आप सबको ये सलाह है कि जो भी आप पढ़ लो, और पढ़ने के बाद उसको सोचो, और सोच करके जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में, जितना शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सको लिख डालो, और लिख करके छोड़ो। तो ये आप करेंगे तो शायद आपको इससे जो है वो आपको मिलेगा, मदद मिलेगी। सर एक प्रश्न मेरा और अवशेष है सर। सर किसी से भी सर कोई अजनबी है, उससे सर संप्रेषण बनाने में सर ये बहुत दिक्कतें आती हैं सर। इनका प्रश्न मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ये इनका एक और प्रश्न बाकी थे, इन्होंने पूछा है, ये करें किसी से कम्युनिकेट करने में उनको दिक्कत होती है, क्यों होती है? सर घबराहट होता है कि आगे से सर प्रत्युत्तर क्या आएगा सर। साला पकड़ा गया। सीरियस नोट, तो जो ऐसा है, पब्लिक स्पीकिंग और ओरल कम्युनिकेशन जो है वो सबका बहुत बड़ा चैलेंज है और ग्लोबल चैलेंज है। आप में से 90% लोग होंगे जिनको अगर ओरल स्पीकिंग के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़ा किया जाए तो पसीने आने लगेंगे, आएंगे ना? हाँ, तो और अगर स्ट्रेंजर्स बैठे हों तब तो पूरी तरह से पसीने आ जाएंगे। तो जो आपका है ना, वो आपका अकेले का नहीं है। तो उसके लिए आप थोड़ी बार एक्सरसाइज करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। और रही बात किसी स्ट्रेंजर के साथ जब आप संप्रेषण करते हैं, ये पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, उस बात से आपको एंजाइटी होती है और फिर थोड़ा सा कि पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये सब अनसर्टेनिटी तो है, पता नहीं कैसे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इस चीज का मतलब कोई ऐसा सोल्यूशन तो है नहीं, मेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए। मगर आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर कम्युनिकेट करेंगे किसी से तो वो आदमी सही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? समाज जो है, जो पुरुष समाज है सर, वो हमेशा से सर बदनाम रहा है, इसलिए सर। हाँ, वो समझ गए। और किसी को कोई क्वेश्चन?
नमस्ते सर। सर हाँ नमस्कार। सर मेरे जो भी सवाल थे उन्होंने आपने सर जवाब दे दिए। और सर मैं पहले आपको ये कहना चाहूँगी सर, आप यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टूडेंट सर, हम भी थे, तो उसके लिए सर बहुत अच्छा लगा सर। और सर आनंद सर मैंने आपको एक न्यूज़पेपर में देखा था जो कि केस स्टडी आपकी मैंने पढ़ी थी, तो सर आज आपको यहाँ पे देख के सर बहुत खुशी हो रही है। और सर मेरे जवाब को मिलके बस लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों के लिए जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी निकल जाएगा। आपने वो पत्थर जो बहुत बड़ा मील था सर, आपने तोड़ के दिखाया। और सर अंसारी सर आपने सर हम लोग सोचते थे यूपीएससी ही सब कुछ है, बट सर आपने वो देखा कि यूपीएससी से भी बहुत कुछ है। इसलिए थैंक यू सर। हेलो नमस्ते सर। सर खुद पढ़ते क्वेश्चन करने में खुद कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि कितना क्वेश्चन आने में भी लो कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन का आंसर आता है फिर भी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप जो लिखने जा रही हैं वो सही है कि नहीं सही। जी एक चीज आपको बताऊंगा कि आप जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं तो लेट्स से आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है और जनरल स्टडीज तक करते हैं। मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि आपसे ज्यादा उस सब्जेक्ट का नॉलेज किसी के पास नहीं। जो एग्जामिनर पढ़ने आपकी वो एग्जामिन करने जा रहा है उसको भी इतना नहीं आता जितना आपको आता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ खाली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जितना आपने ब्लड एंड स्वेट उसमें डाला है, जितना टाइम उसमें डाला, जितना आपने पढ़ा है उतना किसी ने नहीं पढ़ा है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए। जरा सा भी अगर आप शेक करेंगे अपना कॉन्फिडेंस, जो मेंटल कॉन्फिडेंस है, इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस, तो 100% आप गड़बड़ करेंगे। क्वेश्चन आता है, आर्टिकुलेट के सोचिए उसके बारे में। और आप एक चीज दिमाग में रखिए, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता उसको। किसके पास टाइम है दुनिया में कि 3 साल से जर्नल स्टडीज पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? कोई पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। किसके पास टाइम है 3 साल से बैठ के पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है? ये प्रोफेसर हूं मैं, मेरे पास भी टाइम नहीं पढ़ने का। लेकिन आपने 3 साल 2 साल 1 साल उसको दिया है, आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता। ट्रस्ट मी। और उस कॉन्फिडेंस के साथ लिख के आइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता उस टॉपिक पर, और इस कॉन्फिडेंस से लिख के आइए।